जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस क्लास में। क्लास 10th का आज क्लास है। पहला चैप्टर सोशल साइंस का है आप लोग का, सामाजिक विज्ञान का हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है, पार्ट 1 बना हुआ प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है आपका अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, हर एक पॉइंट को बढ़िया समझना है आप लोग को। आपको पता है अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ कोई एक दिन का तो है नहीं कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी आए, ऐसे हाथ किया उन्होंने और अर्थव्यवस्था सुधार हो गई, है ना। इसमें बहुत पेचीदा हुआ है। ठीक है, बहुत इसका एक अपना ही मान लीजिए एक इतिहास रहा है कि इसमें बहुत गत और विगत दोनों चीज हो गए। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है कि भाई कैसे अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे क्या हुआ, सुधार आया। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों पर विवेचन करेंगे। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के विकास में दो स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस दोनों स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो पहली स्थिति की बात करें तो आर्थिक विकास। सही बात है, आपकी आर्थिक विकास अगर बढ़िया है तो समाज की आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुधार होगी। समाज की होगी तो क्या होगा भाई, राज्य का होगा। राज्य का सुधार बढ़िया रहेगा तो किसका होगा, देश का। तो देश का बढ़िया तो अर्थव्यवस्था बढ़िया, है ना। तो देखिए, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। अब मान लीजिए किसी के घर में 5 बच्चा है, कमाने वाला एक है, तो बताइए उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, दयनीय होगी, क्योंकि यहाँ खाने वाले 5 है और कमाने वाला एक है। यानी श्रम जितना हो और उतनी ही जनसंख्या हो तो भैया आर्थिक विकास क्या होगी, वो लोग की बढ़िया होगी। अब ये नहीं है कि मान लीजिए अभी के युग में क्या हो गया है, अब पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, और घर बैठ के आजकल लड़के लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर बन चुके हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति मान लीजिए पहले से बढ़िया है ना। किसी के घर में नौकरी है तो भैया वो भी सोचेगा मैं पढ़ लिख के क्या करूँ, जॉब करूँ, तो आर्थिक स्थिति उससे बढ़िया होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपके बीच में आता है, यानी जनसंख्या का संबंध होना चाहिए, जनसंख्या और किसका, श्रम का। ठीक है, तो ये एक तर्जू की तरह काम करता है। अब इसमें आता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समावेशी विकास क्या है। तो देखिए, आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं समझिएगा वहां पे बहुत सारे जाति होंगे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो आपका समावेशी विकास है उसका मतलब होता है कि आपका जो पूरा समाज है, सभी का, जितने भी वहां वर्ग हैं, उन सभी का विकास बढ़िया से। ठीक है, तो वो चीज हो जाता है। यानी आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। अब ये नहीं है कि मतलब उस जाति का वो नीचे ही रहे, उसको भी ऊंचा उठाना है। आप उठ रहे हैं उसको भी प्रयास कीजिए ऊपर उठाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहां का आपका जो समाज विकास है समाज का, वो क्या होगा, बढ़िया होगा। तो समावेशी विकास के अंतर्गत वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे। मतलब कोई भी वहां वर्ग है, कितना भी नीचे जाति का भी हो, अगर वो छूट रहा है तो उसको भी प्रयास कीजिए कि उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी क्रिया। इसी तरह के विकास को क्या कहते हैं, समावेशी। यानी कहने का मतलब सीधा है कि आपके साथ साथ समाज का हर वो वर्ग, चाहे वो निम्न से निम्न हो या उच्च से उच्च हो या मध्यम से मध्यम हो, सभी का विकास एक स्तर में हो, बराबरी पर। थोड़ा बहुत तो 19-20 से मतलब नहीं है, सबका विकास हो तो क्या कहलाएगा, समावेशी विकास। यानी समाज का विकास, समावेशी विकास। समझ में आया आप लोग को। चलिए अगला पॉइंट है बाबू, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति। देखिए तीनों का मतलब अगर समझिए तो सेम ही चीज होता है। विकास होगा, विकास हुआ तो वृद्धि भी तो होगा, अब वृद्धि होगा तो प्रगति नहीं होगा, है ना। तो तीनों का लॉजिक एक ही है। अब इसको समझिए, देखिए धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि। धनी देश है, कोई धनी देश है, जैसे यूएसए आपका हो गया, साउथ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वो धनी देश है, उसका आय बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि, है ना। आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं। उसके बाद इसका सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, जो निर्धन देश है, गरीब देश है, जैसे भारत हो गया, बिहार हो गया, तो इस सब में जब आय का
स्तर बढ़ता है तो क्या होता है, आर्थिक विकास। समझ रहे बात को, धनी देश में आय बढ़ रहा है तो आर्थिक वृद्धि हो गई, और निर्धन देश में आय बढ़ रहा है तो आर्थिक विकास हो गया। ठीक है, और जहां तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है और इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, आर्थिक विकास आपने समझा, आर्थिक वृद्धि समझा। आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ, निर्धन देश जब आय में वृद्धि करता है तो आर्थिक विकास, और उसके बाद धनी देश जब आय में वृद्धि करता है तो आर्थिक वृद्धि। इसी दोनों का एक व्यापक शब्द इकाई के रूप में बनाया कि भाई आर्थिक प्रगति, दोनों को मिला के एक शब्द बनाया, क्या चीज, आर्थिक प्रगति। समझ गए आप लोग। चलिए अब देखते हैं सतत विकास, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। यानी सतत विकास, लगातार चलने वाला विकास, ऐसा विकास होना चाहिए कि रुके ना, और विकास में भी प्रगति हो, ये नहीं कि रुक जाए, है ना। क्या कह रहा है, जो जारी रह सके, यानी ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ रहे। ठीक है, मजबूत रहे, तो उस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। समझ में आप लोग को, यानी ऐसा विकास जो जारी रह सके और जो टिकाऊ बना रह सके, उसे क्या कहेंगे बाबू, सतत विकास कहेंगे। एक बार में याद हो गया आप लोग को। चलिए, सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी, सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए बहुत बढ़िया बात है, वर्तमान पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उसके आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभ ले सके, उसके बारे में भी सोचा जाता है। किसमें, सतत विकास में। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है हमारा, भारत में एक योजना आयोग। देखिए प्लानिंग कमीशन, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। यानी हर पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं ना, तो नहीं जानते भी समझिएगा। पंचवर्षीय योजना का निर्माण होता है जिसमें यह मापा जाता है कि भैया पूरे 5 साल में उस देश में उसकी आर्थिक स्थिति में क्या डेवलपमेंट हुआ या किस तरह की घटोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई कि घटोतरी हुई, दोनों का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा ये कहता है, योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कब हुआ था, 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहले प्रथम की अगर बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तत्कालीन, मतलब तत्कालीन बने थे तत्काल में, तो कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है बाबू, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। तो अगर पूछ दे वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग है ना, उसके अध्यक्ष कौन है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए, तो आप लोग वहां तक समझ गए। अब देखिए आगे बात करें तो भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर चुका है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वो अभी तक टोटल कितनी कर चुका है, वो 10। ठीक है, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। अब जो पंचवर्षीय हमारी चल रही है 11वीं, उसके अंतर्गत क्या कर रहा है, विकास करने का प्रयत्न कर रहा है, यानी विकास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी बाबू, 1951 से 1956। देखिए एक ले लीजिए, 1951 याद रखिए, 56 नहीं भी याद है, 5 बढ़ा दीजिए। पंचवर्षीय योजना है ना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951, कब तक, 5 बढ़ा दीजिए, 1956, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछता है वही पंचवर्षीय योजना ली गई, तीसरी चौथी नहीं पूछेगा आपसे। सातवीं पंचवर्षीय योजना बहुत कम उम्मीद रहता है, पर याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे आउट ना हो सके। 1985 से 1990। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 2007 से 2012। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, फुल फॉर्म भी याद करते जाइएगा। एनडीसी, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। अब इसका काम क्या है इसको समझिएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, हमारे भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है कब हुआ? 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, कब हुआ था बाबू? 6 अगस्त 1952। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु, इसका गठन जो हुआ था आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल। ठीक है, वहां पे राज्य सरकार और जो योजना आयोग थी, भाई कोई भी चीज मान लीजिए पंचवर्षीय योजना में कुछ भी हुआ तो उसके बारे में मतलब वाद विवाद करना, ठीक है, तालमेल करना आपस में, बातचीत जो भी हो, ठीक है, उसका सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। ठीक है, हर पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका है बाबू? योजना आयोग का। और अंत में है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। और अप्रूव्ड यानी मोहर किसका लगेगा बाबू? एनडीसी का। किसका लगेगा? एनडीसी का। तो यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग से अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक जरूर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।